Hello students. In previous video we studied chapter 4 understanding law. First point, do law apply to all? ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कैसे नए कानून बनते हैं। अब नए कानून कैसे बनते हैं इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। हम सभी जानते हैं कि जो कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रॉब्लम। इसलिए पार्लियामेंट को सेंसिटिव होना चाहिए लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके प्रति। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि कैसे एक जो नया कानून बनता है। Let us read the following story or understand how issue of domestic violence was brought to the attention of Parliament and the process adopt for this issue to become law. क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से एक जो प्रॉब्लम है वो बाद में जाकर एक कानून का रूप लेती है, इसमें ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या, घरेलू हिंसा होता क्या है। Domestic violence refers to the injury of harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband against his wife. Normally क्या है कि जो हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी महिला के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। औरत को ये नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस में हम कहें कि सिर्फ मारना ही वायलेंस है। मारने के अलावा शब्दों से भी उसको अगर परेशान किया जाता है, बोलकर भी उसको परेशान किया जाता है, या फिर उसको आर्थिक रूप से उसका शोषण किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस में आती। तो इससे रिलेटेड कानून कैसे बना और कैसे कोई प्रॉब्लम एक कानून बन के सामने आती है, उसका सल्यूशन कानून बना के किया जाता है, उसके बारे में हमें यहाँ स्टोरी बोर्ड पे बताया गया है। देखो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि स्टोरी बोर्ड में दो लेडीज़ आपस में बात कर रही हैं कि बहुत अच्छा दिन है आज, तो हम जैसा चाहते थे वैसा कानून बन गया है। तो फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है पूरी कि कैसे 91 में एक ऑफिस में दो लेडीज़ आती हैं अपनी कंप्लेन लेके। आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी up. I haven't told anyone to so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have now here to go. इसी तरीके से एक दूसरी लेडी और कहती है, फर्स्ट लेडी कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता है और मैं ये बात किसी को कह भी नहीं पाती हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब ये मैं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं सहन कर सकती। वहीं दूसरी लेडी भी कहती है कि मेरा बेटा और बहू भी है, मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, मेरे सन और डॉटर इन लॉ दोनों मुझे काफ़ी परेशान करते हैं। वो मुझे मारते तो नहीं है लेकिन भला बुरा कहते हैं, मेरे बैंक अकाउंट को भी मुझे यूज़ नहीं करने देते हैं। तब वो ऑफिस में जब बात कर रही होती है और साथ में ये भी कहती है कि हम क्या चाहते हैं कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी ये मारपीट बंद हो जाए और मैं सिर्फ अपने घर में रह सकूं। उन दोनों की डिमांड क्या होती है कि हम अपने घर में रह सकें, हमारी मारपीट बंद हो जाए, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। तो जिस ऑफिस में वहाँ आती तो वहाँ से वो लेडी कहती कि अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दोज ऑप्शन। मतलब अभी का जो कानून है वो क्रिमिनल लॉ है और ये दोनों ही जो रास्ते मुमकिन नहीं है कि आप ये चाहते हो कि मैं पुलिस में नहीं जाऊं और आप चाहते हो कि भाई मैं अपने घर में रह लूं और मेरे उनको सिर्फ मना किया जाए कि वो इस तरीके से नहीं करें, तो ये दोनों ही संभव नहीं है। क्रिमिनल लॉ में तो अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है तो आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा और पुलिस के पास जाने के बाद ही आगे पूरा प्रोसेस होगा। तो इन सब महिलाओं की इतनी सारी समस्याओं से लेकर कई जनसभाएं ली गई, कई लोगों ने आपस में मीटिंग की, लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कि महिलाओं की ये जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होनी चाहिए। बाकी नॉर्मली क्या है कि अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कि जब क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ की वजह से उनकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही है। तो यहाँ 1999 में
लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉयर्स कलेक्टिव जो है वो एक लॉयर्स का ग्रुप है, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट आफ्टर नेशन वाइड consultation took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. यहाँ पर बताया गया है कि जो लॉयर्स का ग्रुप था, स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट्स का ग्रुप था और एक्टिविस्ट का ग्रुप था, उन सब ने मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटेशन मतलब उसकी रोकथाम और उसकी सुरक्षा, घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा के लिए एक बिल बनाया, ड्राफ्ट बनाया, मतलब एक रॉ कह सकते हैं लिस्ट बनाई कि डोमेस्टिक वायलेंस कानून बनना चाहिए और उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने इसमें कहा कि द डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या इंक्लूड होना चाहिए कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मौखिक रूप से, भावनात्मक रूप से कोई किसी भी तरह का दुर्व्यवहार अगर किया जाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने क्या कहा कि इसमें क्या आना चाहिए, और द लॉ शुड कवर एनी वुमन लिविंग विद इन अ शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग विकेटेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। क्या लिखा है कि मतलब क्या कि वहाँ पर उनको जो शेयर्ड हाउसेस हैं उनमें रहने की परमिशन उनको होनी चाहिए, कोई भी इस कानून के तहत उनको क्या होना चाहिए, वो उसमें रह सकती हों और उन्हें कोई घर से बाहर नहीं निकाले। जैसे हमने यहाँ पे इस केस में पढ़ा था ना कि वो ओल्ड लेडी कह रही थी कि मेरे बेटे बहू मुझे मारते हैं और मुझे अपना बैंक अकाउंट भी एक्सेस नहीं करने देते और मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देते। तो डोमेस्टिक वायलेंस में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा कि इसमें और क्या होना चाहिए, व्हाट शुड सम मॉनेटरी रिलीफ, और पैसों की भी उनको आर्थिक सहायता भी उनको मिलनी चाहिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन आ रही है कि उसमें किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनको घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। दूसरा, उनको आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। फिर क्या हुआ आगे, तो सबसे पहले हमने देखा कि लोगों की बात सुनकर लोग इकट्ठे हुए, उसके बारे में जानकारी ली, लोगों ने अपनी अपनी राय देकर एक बिल बनाया और उस बिल को लेकर द वुमेन्स मूवमेंट वांट न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट सून। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता था, सरकार को ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना था। आखिरकार क्या हुआ कि 2002 में बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत हो गया। अब जब ये बिल प्रस्तुत हुआ या पार्लियामेंट में ये जब बिल गया, तो जब लोगों ने पढ़ा, जिन्होंने इसके बारे में अपनी जानकारी दी थी, जिन्होंने अपने बिल बनाया था, उन्होंने जब ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो उसके बारे में जब उन्होंने देखा, दिस बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। तो उन्होंने क्या देखा कि इस बिल में वो सब चीज़ें नहीं है जो हमने सजेस्ट की थी। तो उन्होंने फिर क्या सोचा, हमें फिर से इसका अपोज करना है, तो उन्होंने फिर से उसका अपोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटीशन। इस हमें क्या कर देना चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई। इसके साथ ही इंटरनेट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक उन्होंने किया। Several women's organization, National Commission for Women made submission to the Parliament Standing Committee। अब पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने उन्होंने एक नया बिल बताया, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उस बिल में, उन सब के वो सब चीज़ें स्टैंडिंग कमेटी को बताई। Esteemed members of the Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed। उन्होंने क्या कहा कि हाँ, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन इसमें दी गई है, हम उससे एग्री नहीं है। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड द टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या चीज़ें और होनी चाहिए कि बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम उसमें होना चाहिए। In December 2002, the Standing Committee submitted its recommendation to the Rajya Sabha and these were also tabled in the Lok Sabha। 2002 में फिर वो सब चेंजेस के साथ में
ये कहाँ गया, राज्यसभा में गया और लोकसभा में गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए गया और फाइनली a new bill was reintroduced in parliament in 2005. After being passed in both house of parliament, it was sent to the president and his assent. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect 2006. 2006 में ये इफेक्ट में आ गया। तो पूरा प्रोसेस हमने क्या देखा कि लोगों की जो परेशानियां थी उनको लोगों ने समझा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने आपस में मिलकर जन सुनवाई की या लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर आंदोलन किए, उसके बाद कुछ लॉयर्स ने मिलकर, स्टूडेंट्स ने मिलकर, एक्टिविस्ट ने मिलकर एक बिल तैयार किया। बिल को संसद में पेश किया गया, स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब वो पेश होने गया तो वापस उसमें जो उनको चेंजेस चाहिए थे उन्होंने उस स्टैंडिंग कमेटी को बताया और वो चेंजेस के बाद कहाँ गया, वो पार्लियामेंट में गया और वो बिल पास हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है जिसमें कि एक बिल लॉ बनता है कि एक जो प्रॉब्लम है जिसकी सोल्यूशन के लिए कानून बनाया जाता है। एज अबाउट द एग्जाम्पल शोन, द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉ। देखा जैसा कि हम पूरा एग्जाम्पल देखते हैं तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसमें सिटीजन्स का जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट। जैसा कि हम देखा इस पूरे प्रक्रिया में हर चरण पर नागरिकों की आवाज़, सिटीजन्स की जो वॉइस थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि लोग क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कानून बनाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई किस में हो सकती है उस तरह का कानून यहाँ पर बनाया जा सकता है। द वॉइस कैन बी हियर्ड थ्रू द, अब लोगों की आवाज़ कैसे पहुँचती है पार्लियामेंट तक, तो वो टीवी रिपोर्टर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू एंड लोकल मीटिंग्स के थ्रू उनके पास यह बात पहुंचती। तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा कि किस तरीके से एक नया कानून बनता है। नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। अलोकप्रिय एंड विवादास्पद कानून। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद, जिसमें कि कुछ पक्ष का मानना है कि वो कानून सही है, कुछ का मानना है कि वो कानून गलत है। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल, संवैधानिक रूप से वो सही है और कानूनी रूप से भी वो लीगल है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल, पर वो फिर भी अनपॉपुलर है और अनएक्सपेक्टेबल है, मतलब कि अस्वीकार्य है। टू द पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल, क्योंकि उन लोगों का क्या मानना है कि इसके पीछे जो इंटेंशन है, जो भावना है, वो अनफेयर है और साथ ही हार्मफुल भी है। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, तो लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिख सकते हैं। रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स को बता सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर्स, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी है, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। तो हमारी जैसी डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास ये अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि कोई कानून दमनकारी है या फिर उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो वो उसके प्रति अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, असहमति को बता सकते हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ये लॉ है वो गलत है तो पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि वो उसको चेंज करे। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल वेरियस म्यूनसिपल लॉ ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। कई म्यूनसिपल कानून ऐसे बनाए गए जहाँ पर हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडिंग मतलब
ठेले गाड़ी और ठेले गाड़ी लगाना, इस तरीके से वो सड़कों पर बैठ के जो दुकानें लगाई जाती है वो इलीगल है। नो वन will dispute the necessary for some rules keep the public space open so that the people can walk on the pavement easily. However, one also cannot deny the hawkers and vendors provide essential service cheaply and effectively to the millions living in the large city. This is their means of livelihood. बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई इसके लिए मना नहीं करेगा कि जो रोड्स हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, लोगों के लिए चलने लायक होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ कोई इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकता है कि हॉकर्स जो हैं और वेंडर्स जो हैं या फेरी वाले जो हैं, ठेले गाड़ी वाले जो हैं, वो एसेंशियल सर्विस को सस्ते दामों पर लोगों तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ ये इनके जीवन यापन का साधन भी, इन्हीं के थ्रू वो अपनी ज़िंदगी भी चलाते हैं। हैंस इफ़ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जहाँ गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि पैदल चलने वालों के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हॉकर्स और वेंडर्स के बारे में नहीं सोचा। तो जहाँ एक पक्ष के बारे में सोचा जाता है और दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचा जाता है, तो वो कानून क्या हो जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ हो जाता है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कानून बनाया गया वो फेयर नहीं है, सही नहीं है, कैन अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जो है उसके पास ये पावर होती है कि अगर वो देखता है कि ये कानून वाकई सही नहीं है और संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है, संविधान में भी के अनुसार भी ये जो कानून बनाया गया वो सही नहीं है और संविधान के विरुद्ध है, तो वो इसमें संशोधन की बात उनसे कह सकता है या फिर उसको रद्द कर सकता है। मतलब कोर्ट के पास फाइनल अथॉरिटी होती है, या तो वो कानून को रद्द करवा सकता है या फिर उसमें कोई ना कोई संशोधन कर सकता है। We need to remember that our role as a citizen does no end with electing our representative. हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। इसके साथ ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक बनी रहती है, इट इज़ दैन वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर एंड मीडिया टू केयरफुल chart the work that is begin done by our MPs and criticize them their action when we feel it is required. साथ ही साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभानी चाहिए, न्यूज़पेपर को देखते रहना चाहिए, मीडिया के बारे में जानकारी, मीडिया से हमें जानकारी लेते रहना चाहिए कि हमारे जो MPs हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसा काम कर रहे हैं, और अगर हमें लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। thus we show bear in mind that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform representative functions properly. और इसी प्रकार इस बात पर भी सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। जो हम जितना ज़्यादा अपने हितों के बारे में ध्यान रखेंगे, उतना ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से काम करेंगे और हमारे हितों के बारे में सोच सकेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो अगेन यू रीड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।